इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मीटिंग हॉल में आज 2 नवंबर दिवस के मौके पर, ये 2 नवंबर दिवस पत्रकारों के लिए एक अहम दिवस माना जाता है। पत्रकारों के खिलाफ़ जो अपराध जो होते हैं उनको किसी न किसी रूप में रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। इसी दिवस पर आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन है, जिसमें वीसी प्रोफेसर आर.के. मित्तल जी, सीजीएम हिमांशु सिंह जी, रजिस्ट्रार जितेंद्र भारद्वाज जी यहाँ पर मौजूद हैं। नेशनल एक्टिविस्ट के तौर पर प्रोफेसर देव प्रसाद जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग भिवानी ज़िले के तमाम सीनियर जूनियर पत्रकार साथी मौजूद हैं। हम देखते हैं कि विश्व के अनेक देश जो इसके साथ स्वतंत्र हुए थे, जिनकी स्थापना हुई थी, उनमें कहीं भी इतना सशक्त लोकतंत्र आज नहीं है। अपने आजू बाजू के देशों को देखें तो वहाँ की हालात बहुत खराब है लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से। कहीं भी कोई लोकतांत्रिक मान्यताएं, मर्यादाएं उन देशों में स्थापित नहीं हो पाई। अपने देश में ये हुई है इसलिए कि हमारा जो 4th पिलर था, जो ये प्रेस की आज़ादी हमने दी है, इसने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन एक पक्ष और आता है इसमें कि इन 75 वर्षों में आज़ादी का जो पूरा जश्न आज पूरा देश मना रहा है, उसके पीछे की कुछ न्यूनताएं भी हमको दिखाई देनी चाहिए, दिखाई दे रही है। विशेषकर से 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पहली बात तो ये कि वो आजादी न होकर के ट्रांसफर ऑफ पावर, ये शब्द जानबूझ करके थोड़ा सा अदृश्य होता जाए, इस बात को हमको समझना चाहिए कि देश की स्वतंत्रता और ट्रांसफर ऑफ पावर में बहुत बड़ा अंतर है। ट्रांसफर ऑफ पावर क्या हुआ, जैसे आज चुनाव होते हैं, एक दल चुनाव जीत जाता है, बहुमत में आ जाता तो सरकार उसकी बन जाती है। ऐसा ही लगभग 1947 में हुआ। यूनियन जैक नीचे उतरा, तिरंगा ऊपर लहराया, लॉर्ड माउंटबेटन की जगह पंडित नेहरू ने ओथ ली और सिस्टम चलने लगा। तो उस सिस्टम में कोई बदलाव हो पाया है। हमने उसी एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया, हमने उन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया, न्याय प्रक्रिया वही रही, यानी उन्हीं चीजों को ढोए जा रहे। आईपीसी आप सब जानते हैं और हमारे बीच में न्यायाधीश महोदय भी बैठे हुए हैं, वही है जो अंग्रेजों ने अपने पुलिस विभाग को सशक्त बनाने के लिए आईपीसी तैयार की थी। ऐसे 250-300 काल नहीं है, विश्व के तमाम देशों का एक रचना काल है, तिथि है उसकी, सन है, लेकिन भारत का कोई नहीं। उसके लिए हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, और वही हम भी पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो ये कुछ बातें हैं जो झूठ फैलाया गया जानबूझ करके, हमारे मानस में इस बात का एक तरह से प्रभाव डाला गया कि हम जो हैं वो हैं जो विश्व ने, यानी पश्चिमी शक्तियों ने, पश्चिमी मीडिया ने, पश्चिमी ताकतों ने हमको दिया है, वही हमारा है। बाकी जो हमारा था वो तो कुछ है ही नहीं। अब हमें पढ़ाया जाता है, केवल पराजय का इतिहास पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रपोज किए गए इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के सभागार में सभी उपस्थित हुए हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पत्रकारिता में निर्भीकता है उसको हम कायम रख सकें। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, और सच कहूँ तो आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पत्रकारिता एक बहुत ही एक चैलेंजिंग और जिसको हम कह सकते हैं कि लाइफ टेकिंग रिस्क जॉब जिसमें सबसे ज़्यादा वो बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में सन
2010 से 2020 के दशक में पूरी दुनिया में 12,000 से ज़्यादा पत्रकार बंधु जर्नलिस्ट जो हैं वो मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। और इसी में एक आंकड़ा ये भी है कि जिन लोगों ने ये कार्य अंजाम दिए हैं, जिन्होंने ये हत्याएं की हैं, उन लोगों में से 10 में से 9 बंदे छूट चुके हैं। मतलब किसी भी देश का कानून उनको सलाखों के पीछे पहुंचा नहीं पाया है। ये आंकड़े इतने भयानक है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निर्भीक पत्रकारिता कितने खतरे में है। इसी चीज़ को बचाने के लिए, पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बहाल रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में ये इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट प्रपोज किया था। और जो भी संयुक्त राष्ट्र के मेंबर कंट्रीज़ हैं, सदस्य देश हैं, उन सबको आह्वान किया था कि वो अपने अपने देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना बहाल करें। जैसा कि सर ने भी बताया कि पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ है। रेगुलेशन ऑफिसर होने के नाते पत्रकार निश्चित तौर पर मेरे बड़े करीबी रहे हैं और पत्रकारिता को मैंने बड़े इतने करीब से देखा है कि किस परिस्थिति में, किस विकट परिस्थिति में जर्नलिज्म करते हैं, जहाँ इनके ऊपर एक तरफ दबाव है निर्भीक पत्रकारिता का, वहीं दूसरी तरफ एक गाँव सरकारी उस तंत्र से और ताकतवर ताकतों से जिनके खिलाफ ये लिखते हैं, वो किस तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं, ये किसी हमसे छुपा नहीं है। मैं हिमांशु सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज जो स्थिति हमारे देश में या हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप हो रही है, जहाँ पर निर्भीक पत्रकारिता अब एक सपने की तरह से दिखाई देने लगी है। ये बहुत ज़रूरी है इस तरह से पत्रकारों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विधिक सेवा आयोग कोई कदम उठाए। इनको जब ये जर्नलिज्म करते हैं और फील्ड में जाते हैं, इनके ऊपर जो प्रेशर आता है, इनको किसी तरह की लीगल एडवाइस, मुफ्त की लीगल एडवाइस दी जाए। जहाँ नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज, रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, टू शेयर हिज व्यू ऑन दिस वर्कशॉप। थैंक यू। आदरणीय बंधुवर, जो विषय आज हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सौजन्य से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने उठाया है, इस विषय का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अभी हमारे सीजीएम साहब ने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस विषय में पहल करनी पड़ी। इसका मतलब मुद्दा बहुत गंभीर है। अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं आतंक के नाम पर, और एक कहीं पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है तो कहीं पर इस तरह के रिलीजियस इंटॉलरेंस हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जैसी घटनाएं घट रही हैं। अफ़गानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने अभी रिसेंट है। उससे पहले भी बहुत सारे पत्रकारों को अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए और किस तरह से अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, ये इतिहास बहुत पुराना है। अभी मैं आज ही एक लेख पढ़ रहा था गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत प्रमुख भूमिका जिन्होंने निभाई। कानपुर में रह कर के पत्रकारिता करते थे और पत्रकारिता के कारण ही उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे नाम आप ढूंढेंगे, आज़ादी का 75 वर्ष, तो ये 75 वर्षों में तो बहुत सारे नाम हैं। चाहे वो आपने इंडियन ऑयल के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले जो अधिकारी थे और जो पत्रकार थे, ऐसे लोगों की बात करें, अन्य अनेक क्षेत्रों में ऐसे लोग पत्रकार के रूप में जो भूमिका निभाई है, उसके कारण से बहुत से पत्रकारों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, देखिए आदरणीय भारद्वाज जी ने जिम्मेदारी की बात की है। जिम्मेदारी तो इस देश के हर नागरिक की है, पत्रकारों की भी विशेष रूप से है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ सच्चाई कहने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट की आज बड़ी ज़रूरत है। हर जगह पर सच्चाई कहने से पहले हमारे ऊपर असंख्य प्रेशर रहते हैं, ये हर जगह रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता के सामने ज़्यादा रहते हैं। जहाँ कहीं भी आप भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, आपके ऊपर अनेक तरह के दबाव आते हैं, सरकार के भी दबाव आते हैं, राजनीतिक दबाव भी आते हैं, आर्थिक दबाव भी आते हैं और अफसरशाही के भी बहुत सारे दबाव रहते हैं। आखिरकार पत्रकार एक मानव समाज का अंग भी है, तो उस सब को देखते हुए उसको कैसे इतना संरक्षण मिले कि वो ईमानदारी से अपनी भूमिका को निभा पाए, ये बहुत ज़रूरी है।
चाहूंगा कि वो आए और सरदार करसन सानी हलचल से राजेंद्र चौहान जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी बड़ी मुहिम उन्होंने चला रखी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बाबू जी आप पीछे क्यों रह रहे हो? बात कराते रहते हमारा भी तो आ रहा कर रहे हैं आप लोग। मिंटू जी, हनीफ खान जी यहाँ हमारे बीच में आए। हनीफ खान आगरा से सुरेश मेरा भी दीपक विभागाध्यक्ष सोनिका मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना सम्मान जी हमारे बीच में आए हैं। उनका बड़ा व्यक्ति और वो चाहते थे कि एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया है उसको सम्मानित किया जाए। ये उन्होंने भी को कन्वीनर के तौर पे इसमें बड़ी पहली बार इस प्रकार की गोष्ठी हो रही है मेरे जीवन में। मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में पत्रकारिता की 40 साल में इस तरह की गोष्ठी अच्छी बात है उसका, लेकिन अभी तक इसमें विषय सिर्फ जो है वो डॉक्टर जितेंद्र जी के अलावा किसी ने नहीं छुआ। सीजीएम साहब ने जिक्र किया, आंकड़े बतलाए, बहुत सही आंकड़े हैं, हालांकि उसमें कुछ मजबूरीवश जो है वो छुपाया भी जाता है, वो सीजीएम साहब के बस में नहीं था। वो ऊपर से ही आंकड़े इस प्रकार के चले हुए हैं, जबकि आंकड़ों की संख्या, मरने वालों की संख्या, अत्याचारों की संख्या हजारों की तादाद में है, दशकों से नहीं। ये तो 75 साल आज़ादी के उससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है और आज भी ऐसा हो रहा है। एक इच्छा पे निर्भर करता है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए समाज की सेवा का जो हम दर्जा देते हैं ना पत्रकार को, उसमें अंतर है। क्योंकि जब तक पेट में भोजन नहीं होगा, जब तक उसकी व्यवस्था नहीं होगी, वो असुरक्षित है। जो आज़ादी से पहले की पत्रकारिता लोगों ने की ना, उसका संघर्ष अपने ढंग से अलग था। उसके अंदर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी लड़ी, और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के साथ में जो उनके लेखन थे, जो उनकी पत्रकारिता थी, उसका आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। 2 नवंबर ये पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। आमतौर पर अधिकांश पत्रकारों को इस बारे में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि भागदौड़ का जीवन है और इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन रेयर हो पाता है। तो इन्होंने धरातल पर उठाने के लिए एक इस तरीका का बेड़ा उठाया, और हम चाहते हैं इस संगोष्ठी के माध्यम से एक निष्कर्ष निकले, एक निचोड़ निकले, पत्रकारों का व्यू निकले। आखिर हम किस दौर से गुजरते हैं, पेट के पट्टी बांध करके पत्रकारिता कैसे हम कर पा रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके हम कैसे पत्रकारिता कर पा रहे हैं, हमारा घर सुरक्षित है या नहीं है, हम सुरक्षित हैं या नहीं है। अगर ओले बारिश आ जाती है तो पत्रकार खड़ा मिलता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो खड़ा मिलता है। हर सुख दुख में हर समाज का हिस्सा है। हम मानते हैं पूरे समूचे समाज में गिरावट कहीं न कहीं दर्ज होती है, और पत्रकार भी समाज का हिस्सा है, तो गिरावट में कहीं न कहीं पत्रकारिता भी शामिल है। लेकिन आज भी हम, जैसा कि प्रोफेसर देव प्रसाद जी ने बताया, फोर्थ व्हीलर की जो बात करते हैं हम दम तो भरते हैं फोर्थ व्हीलर के बारे में, लेकिन किसी भी शासक, प्रशासक या जुडिशरी की बात करें, कभी किसी के बारे में, पत्रकारों के बारे में मंथन नहीं होता। कभी कोई मासिक, द्विमासिक कोई बैठक नहीं होती। क्या कभी हमारा घर सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? हम जिस तरीके से पत्रकारिता जिस दौर से करते हैं, पहले की पत्रकारिता की तो अलग बात है। जैसे सीनियर साथी बैठे हैं, केसरी शर्मा जी, श्री भगवान जी, हमारे गुरु ईश्वर दामो जी, इनकी पत्रकारिता अलग पत्रकारिता रही है। हम भी करीब 25-30 साल से पत्रकारिता में रहे हैं, फिलहाल हम एक्टिव भी काम कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में भी जो हमने देखा है सर, जो निचोड़ हमारी दृष्टि से, बाकी तो सभी सीनियर साथी अपना व्यू रखेंगे, एक पत्रकारों की जुडिशरी के साथ और अधिवक्ताओं की एक समन्वय समिति एक होनी चाहिए। मासिक या त्रैमासिक कोई बैठक होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश आमतौर पर जितने सीनियर साथी बैठे हैं सभी के ऊपर 10-12 केस आज भी चलते होंगे। हमारे को समन्वय समिति गठित की जाए सर, और उसमें ये एक निचोड़ निकाला जाए पत्रकारिता की दृष्टि से हमने कितने पैमाने पर खरे उतरे। लेकिन अधिकांश केसों में आज तक जितने भी केस चले हैं, एक सर हमारा 13-14 साल से दादरी चलता रहा, एक दैनिक भास्कर का केस रहा था हमारा, 14 साल हम घिसटते रहे, बार बार तारीख पे तारीख, लेकिन लास्ट में निचोड़ बाइज्जत बरी करके जज साहब ने कहा इस केस में ही दम नहीं है।
14 साल तक हरासमेंट हम होते रहे। अगर हम किसी कारणवश तारीख भूल जाते हैं तो हमारे को बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ करके अपनी जमानत लेनी पड़ती है। अगर 2 या 3 बार इत्फाकिया किसी कारणवश पत्रकार भूल जाता है तो उसको अंदर जेलों की सलाखों में डाल दिया जाता है। ये केस में दम है या नहीं है, हम आरोपी हैं नहीं है, दोषी हैं नहीं, वाकई की बात है। हम इस मानसिक पीड़ा से जैसे गुजरते हैं, मैं आप सीजीएम साहब से खासतौर पर, क्योंकि आप एक्टिव हैं और हमारे भिवानी के गौरव हैं, हमें खुशी है आपने पहल की और कम से कम एक आपके माध्यम से पत्रकारों की अगर हमारी बात पीड़ा को आप उठाएंगे हाई कोर्ट तक, माननीय हाई कोर्ट तक भी हमारी बात जाए। ये हर जिला सत्र की बातें हैं। जिला सत्र पर एक समन्वय समिति गठित कर दी जाए हमारे विचार से, हमारे साथियों के विचार से, जिसमें सीनियर पत्रकार हों, अधिवक्ता हों और आपकी अध्यक्षता हो, आपकी एज जो भी पोस्ट पर है सीजीएम साहब जो भी रहें, क्योंकि और त्रिमासिक, कम से कम त्रिमासिक हमारी बैठक हो। आज भी जितने साथी बैठे हैं सीनियर साथियों के साथ साथ अनेकों हरासमेंट के लिए नोटिस आते हैं सर अधिवक्ताओं की तरफ से। एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता को मजाक करके बताता है पत्रकार में खबर तो ठीक है, पैमाने पर है, लेकिन इसको कम से कम 3-4 साल कोर्ट के ऐसे चक्कर काटा देंगे, इनको समझ में आ जाएगी पत्रकारिता क्या होती है। वो वकील एडवोकेट महोदय क्या करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, हम पेट के पट्टी बांध करके जान जोखिम में डाल करके उस घोटाले और पर्दाफाश करना चाहते हैं, उस शोषण और शोषित की आवाज़ हम ऊपर तक उठाना चाहते हैं। अन्यथा जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, कोई भी व्यवसाय भी कर सकते हैं, ये भी कुछ भी कोई भी कार्य करने में सक्षम है, लेकिन अगर हम इस लाइन में आए हैं तो एक हमारी एक मिशन है, हमारा एम है। इस मिशन में अगर हम अपने बच्चे भूखे रख के भी हम इस मिशन में कार्य करते हैं और ऐसी मानसिक पीड़ा खास तौर पर अधिवक्ताओं की तरफ से अनेकों नोटिस आते हैं समय समय पर सर, मजाक में बोलते हैं होना कुछ नहीं है, लेकिन इसको हम 2-3 साल चक्कर जरूर कटवा देंगे, अवश्य कटवा देंगे। तो त्रिमासिक की बैठक की जैसे हमने आपसे गुजारिश की, ऐसी बैठक में कम से कम जितने भी सीनियर साथी जो भी साथी आएंगे उसमें ये बातें रखी जाएंगी, कम से कम किसका नोटिस है, किसका केस है, आप पैमाने पर कितना खड़े थे, क्योंकि केस का तो अंत जब रिजल्ट आएगा 10 साल में आएगा, 15 साल में आएगा, तब तक तो हम भी, हमारे भी जितने भी हथियार हैं वो सारे फेल हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी, उस परिवार भी हरासमेंट का शिकार होते हैं, क्योंकि मानसिक जो पीड़ा हमारी होती है सर, रात दिन हमें नींद नहीं आती है, ये हकीकत है। जो वास्तविकता में जो पत्रकारिता करता है रात दिन नींद नहीं आती उसको। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, रात को कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, कोई शोषण की आवाज़ हमें सुनाई देगी, रात को हम 1 बजे भाग जाते हैं, लेकिन लास्ट में निचोड़ निकलता है, हम भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। क्योंकि आजकल जितने भी पत्रकारिता की बात करें, जितने भी ये घराने हैं, बड़े घरानों की पत्रकारिता आज उनकी कठपुतली बन करके रह गई है। हम पत्रकार नहीं रहे हैं सर, ये मेरे कहने में कतई संकोच नहीं है, हम एक एज ए पोस्टमैन के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, उसकी चिट्ठी उधर पहुँचा रहे हैं, उसकी चिट्ठी इधर, एज ए क्लर्क भी हम कह सकते हैं। पत्रकारिता जैसा कि केसरी शर्मा जी बैठे हैं, दामू जी बैठे हैं, श्री भगवान जी बैठे हैं, इन्होंने पत्रकारिता की थी। आज पत्रकारिता का हम कुछ आहुति डालने का प्रयास कर रहे हैं, राम सेतु की तरह, उस गिलहरी की तरह हम आहुति डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात है हमें नींद नहीं आती सर। कोई ऐब न होते हुए किसी प्रकार का कि हम लाख बच के चलने का कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर उंगली ना उठे, लेकिन इस प्रकार की अगर प्रताड़नाएं होती रही अधिवक्ताओं का ऐसा ही, क्योंकि उनका पेशा है, हमारा पेशा समाज में अपनी आहुति डालना है, समाज की पीड़ा को उठाना है। आप लोगों की भी समन्वय समिति के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं सर, आपकी लोक अदालत जब भी लगती है उस लोक अदालत में भी पत्रकारों के केसों को शामिल किया जाए। ये धरातल की बात है, किसी को नोटिस आया हुआ है, किसी के केस जिसका चला हुआ है, वो किस हद तक पत्रकारिता में पैमाने पर खड़ा है, आप लोग काफ़ी समझौता करवाते हो दोनों तरफ से। ये कोई मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है सर, ये सभी साथियों का जिला स्तर पर अगर 2-3 बातें पहल होती हैं तो इस तरह की संगोष्ठी का कहीं न कहीं निष्कर्ष निकलता है हमारी नज़र में। अन्यथा ऐसे आए, आपने सम्मानित कर दिया, हमने ताली बजा करके समोसा खा के हम निकल गए, उसका रिजल्ट नहीं निकलता सर, ये दुख की बात है। हम पीड़ा के साथ इसलिए आप सक्षम हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के आप सेक्रेटरी हैं फिलहाल। आपके आदेश से एक
हरियाणा लेवल पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये पीड़ा हमारी उजागर हो सकती है। मैं ज़्यादा न बोलती हुए सर, क्योंकि लंबा समय हो गया है सर, कुछ सबक निकल गया होगा, लेकिन मेरा मकसद केवल इस बात को उठाना है। अकेले मेरी बात नहीं है, पूरे पत्रकार साथियों की बात है। हमारी पीड़ा को भी समझा जाए। हम हर आदमी की सुख दुख में खड़ा नजर आते हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के सभागार में पत्रकार बंधुओं के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो 2 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर द क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट था, उसके बारे में रखी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि पत्रकारिता को निर्भीक बनाया जाए और पत्रकार बंधुओं पे जो समय समय पर जो अत्याचार होते हैं, जो उनके साथ जो हरासमेंट होती है, इसको दूर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के बारे में, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और मजबूत किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस संगोष्ठी का आयोजन चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में किया है और हमने कोशिश की है कि पत्रकार बंधुओं को बताया जाए कि उनके क्या अधिकार हैं और किस तरह से वो कानूनी रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाकर एक सफल लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक आंकड़े चौंकाने वाले एवं भयावह हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सन 2006 से लेकर सन 2020 तक 12,000 पत्रकारों का विश्व स्तर पर उत्पीड़न हुआ है, हत्याएं हुई हैं, किडनैपिंग हुई हैं, मर्डर हुए हैं। और इनमें वो देश भी शामिल हैं जहाँ पे शांति है, शांति बहाल है। इनमें केवल वही देश नहीं जहाँ पे हिंसा मतलब शासन का तख्ता पलट हुआ, वही देश शामिल नहीं है, बल्कि वो देश भी हैं जहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है। और इस तरह के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। एक अन्य आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 2010 से 2020 के बीच में हर 4 दिन में एक पत्रकार की पूरे वर्ल्ड लेवल पे हत्या होती है, जो कि और भी चौंकाने वाली हैं। और अगर हम पत्रकार बंधुओं को कानूनी रूप से जागरूक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। देखिए, न्यायपालिका की अगर बात करें तो जो हमारे देश के कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित कर रखी है, वो प्रक्रिया सभी के लिए समान है। वो प्रक्रिया पत्रकार बंधुओं के लिए, न्यायाधीशों के लिए, वकीलों के लिए, अधिकारियों के लिए, सभी के लिए समान है। वो प्रक्रिया किसी को फेवर नहीं कर सकती। हाँ, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से अगर कोई पत्रकार बंधु हमारे क्राइटेरिया का जो मतलब मुफ्त कानूनी सहायता के क्राइटेरिया में मतलब फुलफ़िल करता है वो एलिजिबिलिटी, तो हम उसको निःशुल्क कानूनी सहायता एवं वकील की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।